हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न कैसे, अगर आपको डिफाइन करना हो कि कहाँ पर है, तो आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो ईस्टर्न जो है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। इसी तरीके से आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है। क्योंकि जब सी से, समुद्र से जब लहरें आती हैं तो वो भी अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती हैं और वो वहाँ पर डिपोजिशन होता रहता है। और इन घाट्स से जब रिवर्स आती हैं तो वो भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और वहाँ पर डिपोजिशन होता रहता है। और एक काफ़ी बृहद क्षेत्र में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में, लार्ज एरिया में वहाँ पर प्लेन का निर्माण हो जाता है। अब इनका निर्माण कैसे हुआ वो हम आगे समझेंगे, चाहे वो ईस्टर्न प्लेन हो या वेस्टर्न प्लेन हो। तो इसके पहले पार्ट आपको यहाँ पर डिफरेंट दे रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये आपका गुजरात वाला दे रखा है, ये कोंकण वाला दे रखा है, ये कन्नड़ वाला दे रखा है, ये मालाबार वाला दे रखा है, और यहाँ पर आपका उत्कल, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्टल प्लेन यहाँ पर आपको दे रखा है। अब हम पहले बात कर लेते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें उत्कल है, नॉर्दर्न सरकार है और कोरोमंडल कोस्टल प्लेन है। उत्कल जो कि आपका उड़ीसा में है और नॉर्दर्न सरकास जो आपका आंध्रा में है और कोरोमंडल ये आपका तमिलनाडु में है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये सुंदरबन से कन्याकुमारी तक है। ये आपका सुंदरबन से कन्याकुमारी तक है। ये वाला सुंदरबन आपको मालूम होगा, ये आपके वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाले रीजन में है। वहाँ पर जब यहाँ से ऊपर से ये ब्रह्मपुत्र आती है और इंडिया से आपकी गंगा जाती है, जब दोनों मिलती हैं तो वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप होती है, डिपोजिशन होता रहता है और एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है, उसी को डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन से कन्याकुमारी तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फैला हुआ है और यहाँ पर डेल्टास का फॉर्मेशन होता है। अभी आपको बताया कि डिफरेंट रिवर्स आती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा इंडिया है इसका स्लोप इस साइड है, यानी कि ईस्टर्न साइड है। तो जो भी रिवर्स आती हैं वो यहाँ पर डिपोजिशन करती रहती है। जो भी रिवर्स आती हैं वो यहाँ पर डिपोजिशन करती रहती है। तो इस तरीके से ये रिवर आई तो इसने यहाँ पर डिपोजिशन किया, तो काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर डिपोजिशन हो गया है और यहाँ पर डेल्टास का फॉर्मेशन हो गया है। क्योंकि डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी क्वांटिटी में डिपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है, सेडिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर डेल्टास का फॉर्मेशन हुआ और ये अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की इसको कंपेयर करें उससे, तो ये ब्रॉड होता है, उससे ब्रॉडर होता है। अब ब्रॉडर क्यों होता है, अभी आपको बताया कि वहाँ पर क्या है, वो स्टीप होता है बिल्कुल। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टीप है और वहाँ पर सेडिमेंट्स बहुत कम आते हैं क्योंकि रिवर्स वहाँ पर बहुत कम जाती हैं और हार्ड रॉक्स से होते हुए जाती हैं, तो फिर सेडिमेंट्स वैसे भी कम होते हैं और ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, तो जिससे फ्लो बहुत ज़्यादा होता है रिवर्स का, यानी कि उनके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जितना भी सेडिमेंट्स वो कैरी करती हैं वो काफ़ी दूर तक चला जाता है और वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो पाता है। बट यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं है, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है और यहाँ पर इसीलिए ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी ब्रॉड है। अब इसके बाद ये इमरजेंट कोस्ट है। इमरजेंट कोस्ट का मतलब है पहले कोई वाटर बॉडी के नीचे कोई लैंड था,
बट धीरे धीरे किसी भी कारण से वो ऊपर की तरफ अब दिखने लगा है और एक वो प्लेन की तरह दिख रहा है। तो ये क्या है, एक इमरजेंट कोस्टल प्लेन है। अब ये हुआ कैसे, तो यहाँ पर डिपोजिशन होता गया रिवर्स के थ्रू, तो ये ऊपर उठता गया और ये ऊपर की तरफ दिखने लगा, जिससे ये कोस्टल प्लेन बना। इसलिए ये इमर्ज होके आया है, और जब ये इमर्ज होके आया है तो इसलिए हम इसको इमरजेंट कोस्टल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स का बनाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो इस तरीके की ये कोस्टल प्लेन कैसा है देख लेते हैं। ये आपका इंडिया है और इस तरीके का है ये। यहाँ पर ये इसका जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब ये सरफेस इस तरीके का है तो यहाँ पर पोर्ट बनाना इजी नहीं होता, क्योंकि शिप जो होता है वो यहाँ पर आ नहीं पाता। पहले आपको ये वाली यहाँ से मिट्टी हटानी पड़ेगी, यानी कि जो भी आपके सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ से हटाने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पर फॉर्मेशन हो पाएगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। और उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये आपके रन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक है। रन ऑफ कच्छ जैसे कि आपको मालूम होगा ये आपका गुजरात में, ये गुजरात से लेके यहाँ तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये स्थित है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये बीच में यहाँ पर नैरो है, ये आपके यहाँ पर नैरो है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं या साउथ की तरफ जाते हैं तो ये चौड़े होते जाते हैं। यहाँ पर चौड़े हैं कंपेरेटिवली किसके, मिडल के। तो अब ये तो फैक्ट है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये बता रखा है कि ये एस्चुरीज बनाते हैं। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि एस्चुरी होती क्या है। अब ये मान लो कि ये एक सी है और रिवर काफ़ी फास्ट फ्लो के साथ आती है और ज़्यादा यहाँ वहाँ ना जाके सीधी आती है और जाके सीधी मिल जाती है किसी भी बड़ी वाटर बॉडी से। जैसे कि यहाँ पर ये अरेबियन सी से मिल रही है एक स्ट्रीम, तो इसको हम एस्चुअरी बोलते हैं। और यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ज़्यादा डिपोजिशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई रिवर काफ़ी फास्ट आती है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी होती है और सेडिमेंट्स भी कम है आपके वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वो एक प्लेट्यू रीजन से होके आती है और वहाँ पर काफ़ी हार्ड रॉक्स होती है। तो जब फ्लो करके आती है वेलोसिटी के साथ तो सेडिमेंट्स, ज़्यादातर सेडिमेंट्स आपके समुद्र में अंदर तक चले जाते हैं और इसलिए एस्चुरीज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो एस्चुरीज आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। ये सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन है, ये सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन है। सबमर्जेंट का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी थी वो नीचे की तरफ चली गई। इसमें कैसे हुआ समझ लेते हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स में क्या हुआ कि एक फॉल्ट बना, एक फॉल्ट बना और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ चला गया और ये आपकी एक यहाँ पर खड़ी ढाल रह गई। तो यहाँ पर खड़ी ढाल रह गई, ये नीचे की तरफ चलेगा। फिर यहाँ पर धीरे धीरे डिपोजिशन होता गया, यहाँ पर धीरे धीरे डिपोजिशन होता गया और यहाँ पर ये इमर्ज होके आया। ये नीचे तो पहले ये काफ़ी ऊंचा क्षेत्र था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ चला गया और कोस्टल प्लेन बन गया। ये पहले काफ़ी ऊंचा, समझ में आया होगा आपको, ये काफ़ी ऊंचा था और जैसे ही फॉल्ट बना ये नीचे की तरफ गया और यहाँ पर प्लेन बन गया और यहाँ पर डिपोजिशन होता गया। इसलिए यहाँ पर मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा एकत्रित हो गई, यानी कि जो भी सेडिमेंट्स थे वो एकत्रित हो गए और एक मैदान की तरह दिखने लगा। तो ये मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। और इस साइड पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इस साइड पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। वो पोर्ट्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि अभी आपने देखा ये स्टीप एरिया है और यहाँ पर जैसे इस लेवल तक सी ओशन है। तो अब इतने गहरे ओशन में कितना बड़ा भी शिप आके यहाँ पे खड़ा हो सकता है और यहाँ से हम लोडिंग और अनलोडिंग ईजिली कर सकते हैं। तो इसलिए
यहाँ पर पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद यहाँ पर कयाल्स पाई जाती हैं, यानी कि जैसे केरल वाला रीजन जो आपका है, यहाँ पर ये इंडिया है, तो यहाँ पर आपकी जैसे वेम्बनाड लेक है और आपकी अष्टमुडी लेक है। तो ये मालाबार कोस्ट केरल में जो है उसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इनको कयाल्स बोलते हैं, जो जो आपका सेलाइन वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो अब आगे देखते हैं। उसके बाद डिफरेंट कोस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है। उत्कल कोस्ट, ये आपका चिल्का लेक से कोलेरू लेक के बीच में है। चिल्का लेक जो कि आपके उड़ीसा में है और ये लार्जेस्ट सेलाइन लेक है इंडिया में। उसके बाद कोलेरू लेक आपकी ये आंध्र प्रदेश में है। तो इन दोनों के बीच में आपका उत्कल कोस्ट आता है। उसके बाद आंध्र कोस्ट के बारे में बता रखा है। तो ये कोलेरू लेक से पुलिकट लेक के बीच में आता है। कोलेरू लेक अभी आपको बताया आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट लेक ये आपकी, इसका 4% हिस्सा तमिलनाडु में आता है और शेष 96% आपका आंध्र प्रदेश में आता है। और ये सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसको काफ़ी लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि इसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु में टच करता है। ये 2 स्टेट्स में आता है। अब उसके बाद आपका कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट आपका ये पुलिकट लेक से कन्याकुमारी तक, यानी कि केप कैमोरन तक है। तो पुलिकट लेक अभी आपको बताया और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है, वहाँ तक ये कोरोमंडल कोस्ट फैला हुआ है। तो डिफरेंट कोस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक है। लेक पूछ ली जाती है, किस लेक से किस लेक तक है या किस स्टेट में है, तो आप आराम से बता सकते हैं। और उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट के बारे में आपको बता रखा है। तो काठियावाड़ कोस्ट है जो कि आपका पूरा का पूरा गुजरात में है, ये आपको मालूम होगा। कोंकण कोस्ट है, ये आपका दमन से गोवा के बीच में ये जो आता है वो कोंकण है, पूरा महाराष्ट्र इसमें आ जाता है। इसको महाराष्ट्र कोस्ट भी बोलते हैं, काठियावाड़ को गुजरात कोस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका कन्नड़ कोस्ट है। तो कन्नड़ कोस्ट आपका मार्मागांव से मैंगलोर तक है। मार्मागांव जो कि आपके गोवा में है और मैंगलोर कर्नाटक में है, तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पर आयरन के काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन है, तो यहाँ से आयरन का एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट आपका मंगलौर से कन्याकुमारी तक है। तो ये डिफरेंट कोस्ट हैं। आपसे सीधा पूछ लिया जाता है मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, ईस्टर्न साइड में है कि वेस्टर्न साइड में है। कोरोमंडल और मालाबार में कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आपको याद रखना है मालाबार कहाँ पे है, आपका वेस्टर्न साइड में है, और कोरोमंडल ईस्टर्न साइड में है जो कि तमिलनाडु में है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कोस्टल प्लेन्स। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कोस्टल प्लेन्स। तो सिग्निफिकेंस में पहला सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर दे रखा है, फर्टाइल सॉइल है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स हैं, और सेडिमेंट्स जब आते हैं तो डिफरेंट टाइप की रॉक से होते हुए रिवर्स आती हैं, तो उन रॉक से अपने मिनरल्स लेके आती हैं जो कि काफ़ी फर्टाइल होते हैं। और यहाँ पर फॉसिल्स भी होते हैं, तो जिससे यहाँ पर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये काफ़ी मिनरल रिच होती है और ये काफ़ी फर्टाइल होती है। जहाँ पर राइस है, कैस्यू है, इन और आपके और अदर क्रॉप्स हैं जैसे कि नारियल है, जूट है, तो इन सब का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है और किया भी जाता है। और पोर्ट्स का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और सिग्निफिकेंस है कैसे हुआ वो आपको बताया। तो यहाँ पर पोर्ट्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे ट्रेड होता है तो हमारा जो भी हमें आवश्यकता होती है वो पूरी होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है और हमारा देश मजबूत होता है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ दिस कोस्टल प्लेन्स आर मिनरल रिच, यानी कि जो भी यहाँ पर रॉक्स हैं, सेडिमेंटेशन काफ़ी पुराने टाइम से होते आ रहा है, तो यहाँ पर मिनरल रिच रॉक्स हैं काफ़ी। जैसे कि अभी आपको बताया था कि आयरन निकाला जाता है आपका जो कर्नाटक वाला एरिया है वहाँ पे, तो ये काफ़ी रिच है। फिशिंग के लिए भी अच्छी हैं, यानी कि यहाँ पर जो फिशरमैन होते हैं कोस्टल प्लेन रीजन में रहते हैं वहाँ पे, और जब उनको मछली पकड़नी होती है तो आसानी से वहाँ चले जाते हैं, पकड़ लेते हैं, तो इसलिए भी ये अच्छा है फिशिंग के पर्पज़ से भी। तो एक ये इसका सिग्निफिकेंस है। उसके बाद कोस्टल एंड मेराइन इकोसिस्टम।
तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये जो आपका उड़ीसा में एक गहिरमाथा सेंचुरी है, तो वहाँ पर ओलिव रिडले टर्टल आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं और वहाँ पर अपने अंडे देते हैं और बाद में चले जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम को भी मजबूत करते हैं। कोस्टल प्लेन्स, डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती हैं। तो जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है, तो वो भी एक कोस्टल रीजन ही है। तो इस तरीके की मैंग्रोव्स भी आपको डिफरेंट जगह पर पाए जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम को भी मजबूत करता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में आपको इसमें बता रखा है, जो कि इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं यहाँ पर हैं। जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खंबात है। कच्छ ऊपर है और खंबात नीचे। आपको सीधा सीधा नॉर्थ से साउथ लगाने को बोल दिया जा सकता है, या साउथ से नॉर्थ। तो आपको याद होना चाहिए कि गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर है और गल्फ ऑफ खंबात नीचे है। उसके बाद आपका वेम्बनाड लेगून आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर वेम्बनाड लेगून है, और ये अष्टमुड़ी हैं, और ये दोनों के दोनों केरला में हैं, मालाबार कोस्ट में आते हैं। और आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ये चिल्का लेक है, ये उड़ीसा में है। यहाँ पर जो हमारे इंडियन नेवी के जवान होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, चिल्का लेक में ही दी जाती है। तो अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा होगा तो आपकी ट्रेनिंग भी यहीं पर होगी। और उसके बाद ये गहर माता भी आपको बताया था, ये ओलिव रिडले टर्टल के लिए काफ़ी फेमस है, और ये आपका उड़ीसा में आता है। और उसके बाद ये आपकी पुलिकट लेक है, जो कि आपकी तमिलनाडु और आंध्रा में है। और लास्ट में आपका केप कमोरिन, कन्याकुमारी। इसका नाम याद रखना, ये केप कमोरिन होता है। कभी एग्जाम में अगर केप कमोरिन लिख के आ जाए और आप समझ ना पाओ, तो ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि कन्याकुमारी तो हर कोई जानता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। कोस्टल प्लेन वेस्टर्न और ईस्टर्न है। वेस्टर्न में आपका गुजरात कोस्टल प्लेन है, कोंकण कोस्टल प्लेन है, कन्नड़ कोस्टल प्लेन है, मालाबार कोस्टल प्लेन है। ये सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है। और आपके ईस्टर्न में उत्कल कोस्टल प्लेन है, नॉर्दर्न सिरकार्स है, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो सुंदरबन से कन्याकुमारी तक है। डेल्टास का फॉर्मेशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। और इमरजेंट कोस्ट है, वो अभी आपको बताया इमरजेंट कैसे है, याद होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या था, डिपोजिशन होता गया और एक प्लेन इमर्ज होके आया ओशन के अंदर से ऊपर की तरफ आया। जब ये ऊपर की तरफ आया तो इसलिए इसको इमरजेंट कोस्ट बोला जाता है। यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स बहुत कम बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं वो अभी आपको बताया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो रन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये आपके रन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये बीच में नैरो है, और जैसे आप नॉर्थ साउथ की तरफ गुजरात और केरला की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ये चौड़ा होता जाता है। और एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। एस्चुरीज अभी आपको बताया क्या क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। डेल्टा का इसलिए नहीं होता है क्योंकि सेडिमेंट्स कम होते हैं, और इसके साथ साथ इसका जो ग्रेडियंट है, यानी कि जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए जो वेलोसिटी होती है रिवर्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए वेलोसिटी लास्ट में कम हो जानी चाहिए, जिससे कि जितने भी सेडिमेंट्स उनके पास होते हैं वो वहाँ पर छोड़ सके, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। और सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन है। ये सबमर्जेंट अभी आपको बताया था कैसे है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट था और वो एक पार्ट जो आपका वेस्टर्न वाला है वो नीचे की तरफ चला गया था, इसलिए यहाँ इसे हम सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पर पोर्ट्स का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर कयाल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में लगून्स बोलते हैं, लेगून्स। ये मालाबार कोस्ट में पाई जाती हैं। उसके बाद डिफरेंट कोस्ट्स के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है। उत्कल कोस्ट है, जो कि आपके चिल्का से कोलेरू लेक के बीच में है। आंध्रा कोस्ट है, जो कि आपका कोलेरू लेक से पुलिकट लेक के बीच में है। कोरोमंडल कोस्ट है, जो कि आपका पुलिकट लेक से कन्याकुमारी के बीच में है। और वेस्टर्न में है काठियावाड़ कोस्ट, जिसको हम गुजरात कोस्ट भी बोलते हैं, गुजरात वाले रीजन में है। कोंकण कोस्ट है, जो कि आपके दमन से गोवा तक है। यहाँ पर काजू का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद है कन्नड़ कोस्ट, जो कि आपके मारमा गाँव से मंगलौर तक है। यहाँ पर आयरन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। मालाबार कोस्ट, जो कि आपके मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। राइस, कैस्यू जैसी जो क्रॉप्स है उनका उत्पादन होता है।
यहाँ पर पोर्ट्स का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाता है, और जिससे कि ट्रेड हो पाता है और हमें पैसा मिल पाता है और हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो पाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ की जो होती हैं तो वो काफ़ी मिनरल रिच होती हैं, और ये फिशिंग के लिए काफ़ी आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से काफ़ी जो फिशरमैन हैं उनकी जीविका चल पाती है और वो अपना पेट भर पाते हैं, और हमारे जो फॉरेक्स है उसको भी मजबूत करते हैं, क्योंकि हम जो फिशरीज़ होती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। और आगे कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं ये। अब इम्पॉर्टेंट लोकेशंस की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ आप देख पा रहे होंगे, गल्फ ऑफ खंबात आप देख पा रहे होंगे, वेम्बनाड लगून देख पा रहे होंगे, अष्टामुडी लगून देख पा रहे होंगे। ये दोनों आपकी केरला में हैं और वो ऊपर वाले दोनों गुजरात में आते हैं। कन्याकुमारी केप कमोरन भी इसको बोलते हैं, चिल्का लेक उड़ीसा में है, गहरमाथा भी उड़ीसा में है। तो आप उसके बाद पुलिकट लेक आपकी दो स्टेट्स में आती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्रोबेबल क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें अभी आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल दिया जा सकता है कि डिफरेंट कोस्ट को सीक्वेंस में लगाइए, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉन्कर कोस्ट कौन सी स्टेट में है, तो ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कन्नड़ किस में है, मालाबार किस में है, तो मालाबार आपका केरल में फैला हुआ है। कन्नड़ आपका किस में आता है, कन्नड़ कोस्ट आपका कर्नाटक में आता है। और कोरोमंडल कोस्ट आपका किस में आता है, तमिलनाडु में आता है। नॉर्दर्न सिडकार्ड्स आपका ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है, और उत्कल कोस्ट आपका उड़ीसा में आता है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। और दूसरा क्वेश्चन, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये सुंदरबन से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कौन सा डेल्टा बनाता है, कौन सा ज़्यादा ब्रॉड है, कौन सा इमरजेंट है, कौन सा सबमर्जेंट है, कहाँ पर हार्बर्स बनाए जा सकते हैं, कहाँ पर नहीं बनाए जा सकते हैं, वहीं पर क्यों बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के पूछे जा सकते हैं इसमें। और ये कौन सी लेक से कहाँ तक है, ये सब आप याद कर लेना अच्छी तरीके से। डिफरेंट लोकेशंस हैं, इनके बारे में याद कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।